इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रूल नंबर 1 होता है rate of interest is prefixed. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स किया जा चुका होता है। तो जब आप अपना क्वेश्चन देखते हैं आप, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, ऐसे लिखा था दैट इज 9% डिबेंचर्स, या लिखा आता है 11% डिबेंचर्स। ये जो आगे 9% और 11% लिखा होता है, ये 9% या ये 11% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन आज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का करेंगे तो डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज लगी होगी उस रेट से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से क्वेश्चन में यानी नाम के आगे फिक्स दिया होता है। सेकंड इज, और एक बात और, जब इंटरेस्ट का रेट पहले से फिक्स होता है तो उसको हम कूपन रेट कहते हैं। या आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है कूपन रेट क्या होता है। तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज कूपन रेट। और जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता उसको हम जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहते हैं। यानी ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर इंटरेस्ट का रेट पहले से फिक्स नहीं होता है वो आपके जीरो कूपन सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो आपको हाफ ईयरली पे करना होता है। हाफ ईयरली पे करने का मतलब हो गया ट्वाइस इन अ ईयर। साल में आपको ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 बारी पे करना होता है यूजुअली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली। ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हाफ ईयरली होता है। तो आपके न्यूमेरिकल में ये एनुअली भी हो सकता है, यानी साल में एक बारी भी देने के लिए कहा गया हो सकता है और 2 बारी भी देने के लिए कहा गया हो सकता है। सेकंड होता है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बाय नेचर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी टू पे। कंपल्सरी टू पे का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना आपके लिए कंपल्सरी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फर्म को कंपनी को लॉस है तो भी आपको इंटरेस्ट देना है, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो भी आपको ये इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके लिए मस्ट होता है पे करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। प्लीज ये सुनिएगा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड हो या वो आउटस्टैंडिंग हो। जो ये आउटस्टैंडिंग वाला रूल है ना, ये बुक में इलस्ट्रेशंस नहीं है। ये पिछले साल तक पुरानी बुक्स में इलस्ट्रेशन थी, पर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की इलस्ट्रेशन बुक से हटा दी है उन्होंने, किसी भी बुक में नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने पेड कर दिया तो भी और आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया तो भी, दोनों ही केस के अंदर दोनों ही केस के अंदर दोनों ही केस में ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा
ये आपको दोनों ही केस में अपना क्या कंसीडर करना है, ये दोनों ही केस में आपका एक्सपेंस है, चाहे आपने पे करा हो या पे ना करा हो। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ये आपका दोनों ही केस में एक्सपेंस है। मतलब पे करा हो तो भी एक्सपेंस है, नहीं पे करा हो तो भी एक्सपेंस है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जब हम अपना कंपनीज में P&L अकाउंट की जगह क्या बनता है, कंपनीज में P&L की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनती है। तो जब कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आपने जो इंटरेस्ट पेड कर दिया है वो भी स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होगा एज ए एक्सपेंस, और जो आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो भी आपका डेबिट होगा। यानी इसका मतलब हमने पढ़ा था कि अगर करंट ईयर के एक्सपेंस हैं, पे कर दिए तो भी वो करंट ईयर के एक्सपेंस है, नहीं पे करे तो भी वो करंट ईयर के एक्सपेंस है। इसलिए ये रूल याद रखिएगा कि इंटरेस्ट पेड करावा और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करावा, दोनों इंटरेस्ट चाहे पे कर दिए हो करंट ईयर में ना करें, दोनों को ही आपने P&L में डेबिट करना होता है। अब थोड़ा सा यहाँ रिकॉल करेंगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ P&L का चक्कर क्या है, कि ये इंटरेस्ट P&L में जाता क्यों है। क्योंकि आपने 11th क्लास में भी, तो बहुत आसान सा आंसर है, 11th क्लास में भी तो हम लोग क्या बनाते थे, 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में यहाँ पर इंटरेस्ट डालते थे। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जितने भी आपके एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो P&L अकाउंट की डेबिट में जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट भी आपके बिजनेस का क्या है, ये इंटरेस्ट भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इसको साल के एंड में P&L में डेबिट किया जाता है। तो जब हम इसको साल के एंड में P&L में डेबिट में डालते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। आपकी एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपको एंट्री तब डालनी होती है जब आप अपने इंटरेस्ट को अपने फाइनल अकाउंट्स में डालते हैं, और कंपनीज में P&L अकाउंट की जगह क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इस एक्सपेंस को साल के एंड में P&L की डेबिट में डाला जाता है। अब रूल एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रेट फिक्स होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यूजुअली हाफ ईयरली पे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नेचर चार्ज होता है, दैट इज कंपलसरी होता है, प्रॉफिट हो तो भी देना है, लॉस हो तो भी देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया गया हो या आउटस्टैंडिंग हो, दोनों को ही रिकॉर्ड करना होता है अपने P&L अकाउंट के अंदर। और मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ जब आप इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करेंगे तो जो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया आप इसकी भी एंट्री पास करोगे, और जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा आप उसकी भी एंट्री पास करेंगे। तो पेड हो तो भी एंट्री आएगी, आउटस्टैंडिंग हो तो भी एंट्री आएगी, और साल के एंड में P&L में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बेसिक है। क्वेश्चन कराना है अब मैंने आपको, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे पहले जो मैं लिखूंगा।
X Limited issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at par. डेट भी ले लेते हैं इस क्वेश्चन में. ऑन 1st April 2021. Interest is paid to debenture holders half yearly on 30th September and on 31st March every year. Pass journal entries for interest on debentures. For the year ended 31st March 2022. अब यहां पर हमने लिखा क्वेश्चन में कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं. मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पर 9% इंटरेस्ट का रेट डला हुआ है. 100 रुपए का एक डिबेंचर है, एट पार पे इशू किया गया है अप्रैल 2021 को, और आपको 31 मार्च 2022 आपका फर्स्ट ईयर का एंड है. तो यहाँ नीचे इस टाइमलाइन को समझें. यहाँ बताता हूं मैं आपको. ये 1 अप्रैल 2021 को आपने 1 अप्रैल 2021 को आपने डिबेंचर इशू करे और 31 मार्च 2022 को आपका ईयर एंड होना है. आगे क्वेश्चन में लिखा है जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हाफ ईयरली पे करा जाता है. हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बारी पे किया जाता है. तो पहली बारी जो हम फर्स्ट इंटरेस्ट पे करेंगे, वो फर्स्ट इंटरेस्ट हम पे करेंगे 30 सितंबर 2021 को, और फिर कह रहा है 31 मार्च को पे करते हैं. तो फिर हम सेकंड टाइम इंटरेस्ट कब पे करेंगे? 31 मार्च 2022 को, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने की बात हो रही है. तो यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक 6 महीने बनते हैं. 6 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ पे करेंगे 30 सितंबर को. फिर जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा ना इंटरेस्ट का, वो कहाँ से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2021 से. और अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक फिर दोबारा 6 महीने आएंगे. तो इन 6 महीने का इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे? 31 मार्च 2022 को. तो आप साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. एक बारी 21 में यानी सितंबर 2021 में, और एक बार 31 मार्च 2022 में. दोबारा बोलूं ये लाइन. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% है. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी एनुअल होता है. तो जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा वो बात समझ लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ. ये एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन आपका, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको 1 नंबर का. पहले मैं बता दूं आपको फॉर्मूला, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा.
एक टर्म आप समझिए, डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू में डिबेंचर की फेस वैल्यू। यानी जितने आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर दी हो, उनको उनकी किससे मल्टीप्लाई कर दो? फेस वैल्यू से। तो क्वेश्चन पढ़े आप, तो क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे थे, 100 रुपए का एक है, तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा कितना? ये अमाउंट आपका आ जाएगा 10 लाख रुपया। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा आता है ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स, ऐसे डायरेक्ट भी लिखा आता है। तो ₹10 लाख 9% डिबेंचर्स का मतलब हो गया कि ये डिबेंचर के आगे जब रुपीज में वैल्यू आ गई, तो जब रुपीज में वैल्यू आएगी तो फिर नंबर नहीं दिए होंगे, या तो नंबर और फेस वैल्यू दी होगी या डायरेक्ट रुपीज दिए होंगे। तो रुपीज में 10 लाख थे तो तब भी 10 लाख आ जाता, मैंने नंबर में दिया 10,000 इंटू 100 करके 10 लाख आ गया। तो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया। तो फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट देने का, जो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी, चाहे वो आपको नंबर इंटू फेस वैल्यू करके निकालनी पड़े या वो डायरेक्ट गिवन हो, उस नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप मेरे एग्जाम्पल में 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी फॉर्मूला मतलब जितने डिबेंचर की वैल्यू आई है 10 लाख रुपया, उसका 9% 6 महीने के लिए, ये इंटरेस्ट आ जाएगा 45,000। तो 45,000 का इंटरेस्ट आप पे करोगे उसको कब? 45,000 का इंटरेस्ट आप पे करोगे एक बार 30 सितंबर को, और 45,000 का एक बार आप इंटरेस्ट पे करोगे 31 मार्च को। दोनों अमाउंट सेम रहेंगे क्योंकि आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट देने की बात कही गई है, इसलिए ये सेम रहेगा। दोबारा बोलूं ये लाइन? अब ध्यान से सुनेंगे बात को। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड। सिर्फ वो आपको कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है। लेकिन क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था? एक्स लिमिटेड इशूड से। देखिए ऊपर लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड, लेकिन नीचे जनरल एंट्री केवल किसकी लिखी हुई है? बोलो यार जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, टॉपिक खत्म नहीं होगा आज का। फिर आपको एंट्री लिखी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, और क्वेश्चन शुरू हुआ है इशू से। तो प्लीज आप ऊपर ना देख करके ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख करके आंसर सॉल्व किया कीजिए। अगर क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट में ही क्या लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ही लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री ही डालेंगे। लेकिन इस जगह कई बार क्वेश्चन में आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर लिखा होगा क्वेश्चन में जर्नलाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको जर्नलाइज करना है 31 मार्च 2022 के लिए। अगर ये लाइन लिखी आती तो पहले आपको दो एंट्री इशू की भी डालनी पड़ती, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स वाली, क्योंकि जर्नलाइज फॉर फर्स्ट ईयर लिखा है। फिर इंटरेस्ट की एंट्री भी डालनी पड़ती है उसमें, लेकिन इतने लेंथी क्वेश्चंस बुक में आते नहीं है, इसीलिए इसमें इशू की एंट्री मैंने नहीं करी है, ना पूछी है। अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट हमारा निकल गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना रह गया वो ये रह गया, ध्यान से सुनना ये बात आप लोग। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स
of ₹100 each at a premium of 20%, या लिखा होता at a discount of 10%। अगर ये क्वेश्चन इनमें से कोई एक होता। अब मेरे क्वेश्चन को आप देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि हम डिबेंचर किस पे इशू कर रहे हैं, एट पार पे इशू कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि डिबेंचर 20% के प्रीमियम पे देना है या डिबेंचर 20% 10% के डिस्काउंट पे देना है। तो इन दैट केस इंटरेस्ट कैसे निकालते, क्वेश्चन ये है मेरा। नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 है। अगर आप प्रीमियम पे देते तो फेस वैल्यू 100 रुपए थी, इशू प्राइस होती कितनी, 120। अगर आप डिस्काउंट पे देते तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100। डिस्काउंट की वैल्यू 10% है, जो आएगी कितने, 90 रुपए। दोबारा बोलूं, अब प्रश्न ये उठता है कि प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करे जाने पर 10,000 इंटू 100, यानी प्रीमियम का क्वेश्चन आए तो आप इंटरेस्ट 10,000 इंटू 100 करके 10 लाख रुपए पे देंगे, या फिर अगर प्रीमियम है तो 10,000 इंटू 120 करके 12 लाख पे देंगे, या 10,000 इंटू 90 करके 9 लाख पे देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपने डिबेंचर पार पे इशू किया हो, चाहे प्रीमियम पे इशू करा हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू करा हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि तीनों ही केस में इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो डिबेंचर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाएगा हमेशा, या प्रीमियम वाले में 12 लाख पे देंगे और डिस्काउंट वाले पे 9 लाख पे देंगे, 9%। 9% तो आगे लगा हुआ ही है। आंसर दीजिए। 9% मतलब पार हो तो भी 10 लाख पे दोगे, आप ये कह रहे हो, प्रीमियम हो तो भी 10 लाख पे, डिस्काउंट हो तो भी 10 लाख पे। लेकिन आपने पब्लिक से प्रीमियम में तो 12 लाख रुपए लिए हैं, तो पब्लिक 12 लाख पे नहीं मांगेगी आपसे इंटरेस्ट। कंपनी हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट देगी, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू बेस्ड में, बहुत हॉट क्वेश्चन है ये पूछे जाने वाला, कि उसमें पूछेंगे कि डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया है, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए। तो बच्चे 12 लाख का 9% निकाल करके 1,08,000 रुपए लिखते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। 10,000 इंटू 100 करके 10 लाख का 9% निकालकर 90,000 पे मार्क कीजिएगा। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं ना सारे, मतलब 30 मार्क्स के 1 मार्कर आने हैं। अब तो 1 मार्क डेफिनेशन भी आनी है, 1 मार्कर भी आने, सब कुछ आना है। तो इस तरह की क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये समझें कि 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, 4-4 वाले भी हैं और 6 वाले भी हैं। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से इंटरेस्ट की एंट्रीज आ जाएंगी, या एमसीक्यू में देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे और आपको बोलेंगे इंटरेस्ट निकाल करके बताओ, या डिबेंचर के क्वेश्चन में या शेयर के क्वेश्चन में केस स्टडी दे देंगे और बीच बीच में पूछ लेंगे बताइए कि कितना अमाउंट रिफंड होगा, कितना अमाउंट फोर फीचर के प्रॉफिट में आएगा, कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व का आएगा, फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, ऐसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बना देंगे। मेरा कहना आप लोगों को ये है, सभी बच्चों को, कि पेपर किसी भी तरह का आए, वो पेपर आता आपकी पढ़ाए हुए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के कंटेंट में से ही है। अब चाहे उसको आप सॉल्व करके एमसीक्यू बेस में टिक मार्क करने को आ जाए, या फिर वो आपको ऐसे सॉल्व करने को आ जाए जैसे मैं कर रहा हूँ, या जर्नल एंट्री लिखने को आ जाए या जर्नल एंट्री को मार्क करना आ जाए, आना तो यही है। अगर आप एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल की जर्नल एंट्री लिखने को आ जाए, या फिर ये लिखना आ जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी होगी केस स्टडी में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमाउंट बांटने का कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करे, किसका कितना अमाउंट आएगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वही शॉर्ट क्वेश्चन है, और वही शॉर्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ पेपर में आप मत सोचो कि नया कुछ ऐसा हो जाएगा। जितनी आपने न्यूमेरिकली करा हुआ है आपने काम, उतना ही काम आपका बोर्ड्स में आना है, चाहे वो पेपर किसी भी फॉर्मेट में आ जाए। पढ़ाई पूरी करी हुई होनी चाहिए हमेशा। ये आपको बात समझ आ गई। अब ये पूरी क्वेश्चन का मुझे इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है,
अब मैं अपने इस वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ जो मेरा यहाँ पर चल रहा है कि डिबेंचर्स पे हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ। मैंने बता दिया था हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे इट गिवन इंटरेस्ट का रेट डिबेंचर के नाम के आगे चल रहा होता है, तो 9% डिबेंचर लिखा था, इसलिए 9% इंटरेस्ट का रेट रहेगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, जो कि कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने को मैंने कहा है, तो आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है इंटरेस्ट को लेकर के। सुनेंगे ध्यान से, टाइमलाइन को फॉलो कर लेना। 1 अप्रैल 2021 को आपने डिबेंचर इशू करें, इस डेट से लेना देना नहीं है। 30 सितंबर को आपने इंटरेस्ट देना है एक बारी, और एक बार 31 मार्च को देना है। तो आप अपने आंसर में यहाँ डेट डालोगे 30 सितंबर 2021 आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की। डिबेंचर इंटरेस्ट वर्ड लिखा जाता है या लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है आपको। आपने क्रेडिट करना है यहां पर डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट को, और इस एंट्री को आपने नाम देना है नीचे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन, ऐसे लिख लीजिए बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर 30/9/2021 को ही सेम डेट पर ही आपने, मतलब यहां पर आपने इंटरेस्ट को ड्यू दिखाना है। ड्यू मतलब आप यहाँ डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आपको इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट आपकी कंपनी का एक्सपेंस हो गया, इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया। ये इंटरेस्ट आपने अपने डिबेंचर होल्डर को देना है जो आपकी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, तो आपने डिबेंचर होल्डर को आपने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हो गई डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। फिर 30/9 को ही आपने ये इंटरेस्ट पे करना है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपके बैंक से पैसा निकल गया और डिबेंचर होल्डर को दे दिया गया। ऊपर इंटरेस्ट निकाल चुके थे हम, 45,000 से एंट्री होनी थी। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 45,000 डिबेंचर को डेबिट कर दीजिए, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन लिख दीजिए बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री होती है, ये इंटरेस्ट को पेड करने की एंट्री होती है। सेम ऐसे ही अब आपने यहां पर मिड ऑफ द ईयर का इंटरेस्ट दे दिया 30/9 का। अब आपको इंटरेस्ट कब दोबारा देना है? 31 मार्च का। तो अब आप यहाँ डेट डालेंगे 31 मार्च 2022। यहां पर आप दोबारा इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आपने 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया।
तो आपकी नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर 31 मार्च 2022 को आप डिबेंचर होल्डर को सेम, मतलब यही सेम एंट्री डालनी है आपको। अब आप डिबेंचर होल्डर को सेकंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां से आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया। दो बारी एंट्री इसलिए रिपीट करनी पड़ी है क्योंकि आप दो बारी इंटरेस्ट देते हैं, 6 महीने का एक बारी और 6 महीने का एक बारी। इसके बाद ये वाला स्टेप लगेगा, कौन सा वाला? ये डिबेंचर इंटरेस्ट को ईयर एंड पर कहां ट्रांसफर करना होता है आपने? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। अब ये वाली एंट्री आपको पास करनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कहीं पर भी क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा नहीं आएगा कि आप अपने इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करेंगे। ये एंट्री बाय डिफॉल्ट है और ये मस्ट एंट्री होती है, यानी आपको अपने आप ही एज ए स्टूडेंट आपको इस डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर डिबेंचर इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, आप इसको अपने आप ही स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो आपकी एंट्री यहां आ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है आपका? 45,000 फर्स्ट हाफ ईयर का, 45,000 नेक्स्ट हाफ ईयर का, 45 कितना हो जाएगा टोटल? 90,000। आपने क्या करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L तो फाइनल अकाउंट है आपका, और फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनते हैं, तो ये जो आपका इंटरेस्ट क्लोज होगा वो हर 6 महीने बाद नहीं करना, वो आपको 31 मार्च 2022 को ही करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट आपने पूरे साल का ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L में। 5 एंट्री का क्वेश्चन बनता है। अब ये तो हमने ये मान करके सॉल्व करा कि साल में इंटरेस्ट कितनी बारी देना है? 2 बारी देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं हाफ ईयरली ना लिखता और मैं क्वेश्चन में लिखता कि ये इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर एनुअली ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, अगर मैं ये लिखता तो फिर एंट्रीज क्या होती हैं? फिर एंट्रीज ऐसे होती हैं आपकी, एंट्रीज तो चेंज नहीं होंगी, सीधा आप 31 मार्च 2022 पे जाते ईयर एंड पर और आप एंट्री डालते डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट आपने एक साथ देना है ना, अब तो 10 लाख का 9% कितना बन जाएगा? 90,000। तो आप 90,000 का इंटरेस्ट पूरा साल में एक ही बारी साल के एंड में देंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। अब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सेम स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और 90,000 का इंटरेस्ट आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री स्टूडेंट को अपने आप करनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो 2 नंबर में हम जरूर दे सकते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर, तो फिर उसमें हाफ इयल इंटरेस्ट नहीं आएगा, एनुअल इंटरेस्ट आएगा। एक बात, क्या ऐसा हो सकता है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट आए? हाफ ईयरली इंटरेस्ट आए और क्वेश्चन के अंदर लिखा हो जर्नलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, लेकिन जर्नलाइज में लिखा है जर्नलाइज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोला है मैंने आपको? इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, आपने कितनी बार इंटरेस्ट पे करा है? यहाँ पर देखो, आप कितनी बार लिखा आपने, हाफ ईयर की 2 एंट्री, फिर हाफ ईयर की 2, फिर क्लोजिंग एंट्री। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में यही लिखे रहने दीजिए कि इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, ऐसे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के एंड में लिखा है कि पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2020, यानी फॉर पेमेंट ऑन 31 मार्च 2022 ओनली। फिर क्या करेंगे? फिर केवल 45 की आखिरी की 2 एंट्री और स्टेटमेंट ऑफ पे की एंट्री, लेकिन वो 90 से करनी पड़ेगी। क्यों? वो कह रहा है मुझे पहले हाफ ईयर की एंट्री मत दो, मुझे सेकंड हाफ ईयर की इंटरेस्ट पे करने की एंट्री। तो इंटरेस्ट तो 2 ही बार ही पे करना है, तो निकलेगा तो 45 ही, और वो एंट्री आपसे लास्ट 2 मांगेगा। तो लास्ट 2 एंट्रीज जब मांगेगा तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, लेकिन क्लोजिंग पूरे 90 से दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर के 2 एंड मतलब जो ऊपर की हाफ ईयर के इंटरेस्ट की एंट्री वो आपसे मांगी नहीं है, पर पे तो हुआ ही है ना। तो क्लोजिंग 90 से करेंगे, एंट्री केवल आखिरी की 2 दिखा देंगे। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं ये? और एनुअली में ये 3 एंट्रीज हैं आपके पास। अब इसके अंदर ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट का टॉपिक है, इस डिबेंचर ये खत्म हो गया टॉपिक आपका, इतना ही होता है बस, एंट्रीज करनी होती, दैट्स इट, इतना ही टॉपिक है ये। अब इसमें आपके बुक के अंदर पुराने ओल्ड एडिशंस की बात बता रहा हूं, उसमें टीडीएस का एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एज टीडीएस। द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है, मीनिंग तो सुननी पड़ेगी, 2 ही लाइनों की मीनिंग है, ज्यादा मीनिंग नहीं है आपकी। गवर्नमेंट इंडिया में हम बात करें तो, हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इंडियन कंपनी डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही है। जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है, डिबेंचर होल्डर के लिए वो इनकम का सोर्स है। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट इनकम फॉर डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर की इनकम है ये। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर से जितना भी इंटरेस्ट के ऊपर क्या बनता है, डायरेक्ट टैक्स, सिंपली टैक्स जितना बनता है वो कंपनी टैक्स काट लेती है, और टैक्स काटने के बाद ही नेट अमाउंट किसको पे करती है, डिबेंचर होल्डर को। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 45,000 रुपए आपका डिबेंचर होल्डर को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कह दे कि भाई 20% आपको टीडीएस काटना है, 20% टीडीएस लगेगा, यानी 45,000 का 20% कितना बनेगा, 9,000। 45,000 का 20% 9,000 बनेगा, 45,000 का 20% 9,000 आ जाएगा। ये 9,000 टैक्स है आपका। अगर गवर्नमेंट टैक्स काटने को कहेगी तो आप डिवेंचर होल्डर को 36,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे।
पर ये आपके सिलेबस में टीडीएस का पॉइंट नहीं है। आपका जो करिकुलम है उसमें टैक्स काटने वाला पॉइंट नहीं है। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारा का सारा इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर का ही है, उसमें से कुछ टैक्स लगना नहीं है। आप पुराना क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे पुरानी बुक से, तो उसमें अगर टीडीएस काटा हुआ होगा तो आप सोचोगे सर टीडीएस तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो टैक्स काटने वाला पॉइंट हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट की एंट्रीज हैं बस, जो मैंने पढ़ा दी है आपको। दोबारा बोलूं ये लाइन? लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है। अब इस मोमेंट पे ये नहीं बताया जा सकता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कहाँ आया था। ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक है। ऑब्वियस है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब आएगा, जब हम डिबेंचर्स पे क्या दे देंगे, डिस्काउंट। और लॉस कब आएगा, जब रिडम्पशन पे क्या होगी, प्रीमियम। तो जब हम डिबेंचर रिडम्पशन किस पे करते हैं, प्रीमियम पर। जब मैंने बताया था हाथ रखते हैं हम किसके ऊपर, रिडम्पशन कंडीशन अगर वो पार हो तब तो हमें कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर रिडम्पशन की कंडीशन साथ में क्या चल रही हो, प्रीमियम, तो हमें प्रोविजन बना के चलना होता है। प्रोविजन हमारी कंपनी के लिए लॉस हो जाता है, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है। प्लीज ये समझ लीजिए, आपकी लॉस और डिस्काउंट आप ऑलरेडी अपनी इशू की एंट्री में डाल चुके होंगे। अब मतलब इसको राइट ऑफ करने का क्या है, एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। देखें आप अपने, अब मैं कॉर्पोरेट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से ही बताऊंगा, नॉर्मल पी&एल नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। देखें, जब आप कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, जब कंपनी के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, वैसे तो इसमें अब डेबिट क्रेडिट साइड होती नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि जब आप पार्ट सी वाली बुक पढ़ेंगे तो कंपनी की जो पी&एल है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, वो डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में नहीं है। पर मैं अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पी&एल डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में ही पता है, मैं उसी की लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि अगर हम पी&एल बनाते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होती है और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट होती है। तो ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। पर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ पी&एल साइड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती वो बाद में बात करेंगे। पर नॉर्मली आपको ये बात पता है कि पी&एल में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। डेबिट साइड, पी&एल की डेबिट साइड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है और पी&एल की जो क्रेडिट साइड है वो इनकम्स को रिकॉर्ड करती है। और ये जो पी&एल अकाउंट है, ये आपका ईयर एंड पर 31 मार्च ऑफ द ईयर पे प्रिपेयर किया जाता है। मुझे आप एक आंसर दे दीजिए कि ये जो एक्सपेंसेस आप पी&एल की डेबिट में डालते हैं, या जो इनकम आप पी&एल में, ये जो एक्सपेंस आप पी&एल में डेबिट करते हैं, या जो इनकम आप पी&एल में क्रेडिट करते हैं, ये कहाँ से आती है। साल के एंड में पी&एल बन रही है, कहाँ से आएंगी, लेजर से आएंगी। कुल मिलाकर के कहानी क्या है, एक
अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने इस 12 महीनों के दौरान जितने भी क्या करे होते हैं एक्सपेंसेस, आपने उनके लेजर बनाए होते हैं। और इस 12 महीने के दौरान आपने जितनी भी क्या अर्न करी होती है इनकम, उनके भी क्या बनाए होते हैं लेजर्स बनाए होते हैं। और एक्सपेंस को आपने जर्नल एंट्रीज के अंदर या इनके लेजर्स को आपने डेबिट और इनकम के लेजर को या इनकम की एंट्री में इनकम को क्या दिखाया होता है क्रेडिट दिखाया होता है। अब साल के एंड में हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम के साथ एक वर्ड और ऐड करें तो आपको बेहतर हो जाएगा, ये रेवेन्यू। अगर आपको अपने ईयर का प्रॉफिट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, आई थिंक मुझे अपनी रेवेन्यू और अदर इनकम में से अपने साल के सारे एक्सपेंस क्या करने पड़ेंगे माइनस, तो मुझे अपनी बिजनेस का प्रॉफिट पता लग जाएगा। अब ये खर्चों को माइनस प्लस करने का प्रोसीजर किस अकाउंट के अंदर होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L। आप साल के एंड में इनकम क्या कर देते हैं, इनकम आप P&L की क्रेडिट में डाल देते हैं और एक्सपेंस को P&L की डेबिट में डाल देते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, दिमाग लगा के बताना। मैंने इनकम को P&L की क्रेडिट में डाल दिया, इनकम क्रेडिट हुई है या P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ है? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो एंड जब हम P&L में इनकम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं बाय इनकम, बाय मतलब डेबिट, यानी जब इनकम P&L के अंदर जाती है तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, लेकिन इनकम्स क्या हो जाती हैं डेबिट। और जब एक्सपेंस पे किए गए थे तब वो डेबिट थे, जब उनको मैंने P&L में डाला तो P&L डेबिट हुए एक्सपेंस डेबिट हुए, P&L डेबिट हुए एक्सपेंस क्या तो 2 लगेगा, तो एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएंगे क्रेडिट, रिवर्स हो जाते हैं। तभी इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके हमें अपने बिजनेस का क्या पता लगता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि बाय डेबिटिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन P&L एंड बाय क्रेडिटिंग ऑल द इनकम इन P&L करके हमें अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगता है। सबको बात समझ आ गई है वाली, ये बात समझ आ गई सबको, जल्दी बोलो यार। ठीक है, ऑनलाइन में बच्चों को समझ आ गई ये बात? यस सर। अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपका लॉस है या जो डिस्काउंट है, क्या आपने इशू की एंट्रीज के दौरान, क्या आपने डिस्काउंट और लॉस को इशू की एंट्रीज के दौरान डेबिट करा था या क्रेडिट करा था? कुछ आंसर दे सकते हैं? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ है। तो ये दोनों भी लॉस और डिस्काउंट दोनों आपकी किस तरह के लॉसेज हैं, या आपके कैपिटल नेचर के लॉसेज हैं? अब P&L कहता है चाहे एक्सपेंस हो या लॉस हो, उनको P&L में डालना जरूरी है। तो ईयर एंड पर आप क्या करोगे, इस लॉस को साल के एंड में क्या करोगे आप, इस लॉस को, इस लॉस को भी आप और इस डिस्काउंट को भी आप P&L की किस साइड में डाल दोगे, डेबिट साइड में। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, तो क्या एंट्री बन जाएगी इस लॉस को P&L में डालने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या डेबिट कर दिए इसमें, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यही एंट्री आपने भी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी, पर मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया तो उस एंट्री को। कौन सी एंट्री थी ये वाली? अभी स्टेटमेंट ऑफ बिल में एक एंट्री डाली थी ना मैंने ऊपर वाले टॉपिक में, क्या थी वो? इंटरेस्ट की जनरल एंट्री थी। इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं अपने बिजनेस का? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पीएनएल की डेबिट में डलता है, तभी तो उसकी एंट्री क्या बनाई थी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो मैं आपको उस समय भी ये कह सकता था कि जब इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट करा तो हमने इसको क्या करा होगा? रिटर्न ऑफ करा होगा। तो इंटरेस्ट को पीएनएल में डालना रिटर्न ऑफ है। ऐसे डिस्काउंट और लॉस को पीएनएल में डालना क्या है? रिटर्न ऑफ है। तो जितने भी आपके, इनफैक्ट आप अगर कोई भी एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट डाल करते हैं, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस जब कहाँ आएगा? पीएनएल की डेबिट में, तो उसका मतलब एक ही होता है कि हम उस एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करने का मतलब एक्यूरेट क्या हुआ? एक्यूरेट मतलब तो हो गया कि पीएनएल में डेबिट कर दो एक्सपेंस को। अब एक्सपेंस को डेबिट क्यों कर दें, राइट ऑफ क्यों कर दें? ताकि हमें बिजनेस का क्या पता लग जाए? साल के एंड का नेट प्रॉफिट। जब तक आप सारे खर्चे पीएनएल में डेबिट नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा। इसलिए डिस्काउंट और लॉस को पीएनएल में क्या करा जाता है? डेबिट किया जाता है, फिर हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट का। तो बस इस डिस्काउंट, यानी जितने भी क्वेश्चन आपने इशू वाले करे हैं ना, जिनमें आपने क्या डेबिट करा हुआ है? इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम वाले जितने भी आपने क्वेश्चंस करे, उनमें जहां जहां आपने क्या करा हुआ है? डिस्काउंट और लॉस को क्या करा हुआ है? डेबिट करा हुआ है। उसको आखिरली एंट्री में आकर के क्या करना है आपने? उसको आपने क्रेडिट कर देना है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर देना है। अब और बात सुन लीजिए, ये जो आप एंट्री करोगे राइट ऑफ वाली, ये क्वेश्चन में लिखी आए तो भी करनी है, नहीं लिखी आए तो भी करनी है। जैसे डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, अगर वो लिखा आ गया तो भी हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करेंगे, अगर उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं तो भी हम उसको पीएनएल में क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आप इशू की एंट्री डाल रहे हैं और लॉस और डिस्काउंट आ रहा है, ये आखिरी एंट्री आपके आंसर का पार्ट बनेगी ही बनेगी। दोबारा बोलो लाइन, दोबारा बोलो लाइन। तो जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक करना है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जहां जहां रिडम्पशन एट प्रीमियम है वहां पर लॉस अकाउंट आया होगा, और जहां जहां इशूड एट डिस्काउंट है वहां डिस्काउंट डेबिट हुआ होगा। तो बस एक एंट्री ऐड करनी है अपने आपने उस आंसर में अपने। ये बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लीजिए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्लीज एक एग्जांपल सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपको 1000 रुपीज चाहिए और 1000 रुपीज आपके पास ऑलरेडी एज अ पॉकेट मनी पापा ने आपको दिए हुए हैं, यानी 1000 रुपए आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और अगर आपके पास 1000 पहले से पड़े हुए हैं तो फिर आप अपने पापा को, अपने डैडी को ये नहीं कहोगे कि पापा मुझे 1000 दे दो, मुझे ये अमाउंट पे करना है। इस लाइन का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपके डेड की तरह है यहां पर, कि अगर आपके पास पहले से ही 1000 रुपए पड़े हुए हैं तो आप उसको पीएनएल, मतलब उस खर्चे को आप अपनी जेब से भर दो, उसको अपने पापा से आपको मांगने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही इस डिस्काउंट या लॉस को हम तभी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं जब हमारे पास कोई और सोर्स राइट ऑफ करने का ना रह गया हो। कारण क्या? अगर आप कोई भी एक्सपेंस अपने पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, आपके नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। अगर आप कोई भी खर्चा पीएनएल में डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके प्रॉफिट कम या अफेक्ट ना हो तो क्या होता है? अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर, अब ये कौन सा टॉपिक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? जब आपने डिबेंचर किस पे इशू करे होंगे?
एट प्रीमियम पे इशू करे होंगे। तो एट प्रीमियम पे इशू करे होंगे तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा हुआ होगा। अब इस लॉस को या तो मैं अपने पीएनएल में डेबिट करके राइट ऑफ करूंगा। अगर मैंने पीएनएल में डेबिट करा तो मैं किसको यूटिलाइज कर रहा हूं? अपनी कंपनी के, मैं अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को यूज करके उसको राइट ऑफ कर रहा हूं, यानी मेरे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे अगर मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रॉफिट रिड्यूस हो, तो अगर मैंने पहले ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कैपिटल प्रॉफिट कमाया हुआ है तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखने की बजाय मैं इसको राइट ऑफ करूंगा अपने प्रीमियम में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब आता है तो वो क्रेडिट होता है। जब इसमें से आप लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा। किसकी जगह पर? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी इसको राइट ऑफ करने की दोनों में से कोई एक एंट्री है। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम बैलेंस है तो वहां से राइट ऑफ कीजिए। अगर प्रीमियम बैलेंस नहीं है, अगर प्रीमियम में बैलेंस नहीं है तो ही आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डेबिट करेंगे। यानी राइट ऑफ करने का सोर्स क्या हुआ? राइट ऑफ करने का सोर्स हुआ या तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सीबीएसई और एनसीईआरटी तो ये कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री अलाउ कर रहे हैं, अगर प्रीमियम ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाली एंट्री अलाउ कर रहे हैं। बुक के ऑथर्स ने जबरदस्ती अपनी तरफ से ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की तरह एक रूल और बता दिया या एक सोर्स और बता दिया जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। वो कह रहा है कि यदि आपके क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते थे, अगर जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है, ठीक उस तरीके से अगर आपका कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व में से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चलो सर कैपिटल रिजर्व आया तो उससे राइट ऑफ कर देंगे, प्रीमियम आया तो उससे राइट ऑफ कर देंगे, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। पर एक ही क्वेश्चन में दोनों या तीनों आ गए तो हम कैसे करेंगे राइट ऑफ? फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो प्रेफरेंस के ऑर्डर में एंट्री होती है राइट ऑफ करने की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी सबसे पहले हम प्रीमियम को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे, फिर हम उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को यूटिलाइज करेंगे और फिर हम डिस्काउंट को या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसका ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं। पहले आप राइट ऑफ करना कैपिटल रिजर्व में से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आंसर दीजिएगा। आपके पास कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और फाइनल डेस्टिनेशन आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। केस 1 लेते हैं। कैपिटल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। मान लो प्रॉफिट का बैलेंस 10 लाख रुपए दिया हुआ है। अब केस नंबर 1 में आपको डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट या लॉस राइट ऑफ करना है आपको 1 लाख रुपए का। तो उसको कहां से राइट ऑफ करोगे आप प्रेफरेबली? 2 लाख का बैलेंस है कैपिटल रिजर्व में,
इस 2 लाख में से 1 लाख यूज कर लेंगे, तो एंट्री बन जाएगी इसकी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं, अब क्या करोगे? 2 लाख रुपए राइट ऑफ करने हैं, तो कहां से राइट ऑफ करोगे? अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में है, तो कि 2 लाख रुपए आप कैपिटल रिजर्व में से यूटिलाइज कर लोगे, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब मान लो यही लॉस आपका 3 लाख रुपए होता, या डिस्काउंट 3 लाख होता, आप कैसे राइट ऑफ करते? किसको डेबिट कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व को, प्रीमियम को, प्रॉफिट को। तो पहले आप 2 लाख कहां से राइट ऑफ करते? कैपिटल रिजर्व में से। फिर 1 लाख रुपए और कम पड़ते, वो कहां से राइट ऑफ करते? प्रीमियम से। तो आपकी एंट्री क्या होती? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 3 लाख। दोबारा बोलो, अब अगर यही लॉस आपका 4 लाख रुपए होता और कैपिटल रिजर्व में कोई भी बैलेंस नहीं है, अब सब सपोज ये नील बैलेंस है, प्रीमियम के अंदर 3 लाख रुपए का बैलेंस है, अब एंट्री बताइए क्या होगी? रिजर्व में तो बैलेंस है ही नहीं, इस केस में एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें से 3 लाख रुपए ले लो। आपको टोटल राइट ऑफ कितना करना है, डिस्काउंट या लॉस? 4 लाख। अब 1 लाख रुपए जो एंड में बचेंगे, ये आपके पापा हैं जो आपको आखिरी में हेल्प करेंगे, यानी कहां से लेंगे हम उसको? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। दोबारा बोलूं, अब अगर ये 4 लाख राइट ऑफ करने होते और अगर आपके कैपिटल रिजर्व में बैलेंस 0 है, प्रीमियम में भी बैलेंस 0 है, अब की एंट्री होती? ना कैपिटल रिजर्व में बैलेंस है, ना प्रीमियम में बैलेंस है, अब की एंट्री होती इस केस में? 4 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेने पड़ते। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 4 लाख रुपए आप P&L से राइट ऑफ करते। कितना समझ आया बेटा आप लोगों को, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को? आ गया सर।